हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ेंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपको पढ़ेंगे। तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स क्लियर से आपको समझा दिए थे। उसकी कुछ कमियां रहेगी। उसकी क्या कमियां हैं? लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि वर्नर थ्योरी में 3 मेन लिमिटेशंस हैं। एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो ओके, बाकी बुक्स 1-2 बुक्स हो सकता है 4th लिमिटेशन भी करवा दे, बट मेन आपको ये 3 लिमिटेशंस पढ़ लेनी है ज़रूर। क्या है कि इसने कुछ सिंपल से क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। ओके, इसने नेचर ऑफ बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आइसोमेरिज्म के बारे में भी बताया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसने समझाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वर्नर थ्योरी ने, लेकिन इसने कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, यानी कि इसकी कुछ लिमिटेशंस रह गई। तो वो लिमिटेशंस क्या है बच्चों? ये लिमिटेशन है वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉट ऑल। कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कुछ एक ही एलिमेंट है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना रहे हैं। सारी की सारी मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेनली फर्स्ट सीरीज़ के और सेकंड सीरीज़ के भी बहुत कम है। ओके, तो कुछ एक ही कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं, सारे के सारे क्यों नहीं बनाते, इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे पाया, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर इससे नहीं मिला। सेकंड लिमिटेशन से इसकी रह गई वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है डेफिनेट ज्योमेट्री। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक निश्चित ज्योमेट्री होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो ऑक्टाहेड्रल होते हैं या स्क्वायर प्लेनर होते हैं या टेट्राहेड्रल होते हैं, उनकी एक निश्चित शेप होती है। ये थ्योरी शेप निश्चित क्यों है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती, कोई भी आंसर नहीं देती। हालांकि इस थ्योरी में ये ज़रूर बताया गया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल है, यानी कि एक निश्चित डायरेक्शन में होती हैं। लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन में क्यों होती है, उनकी एक निश्चित शेप क्यों होती है, इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे पाई ये थ्योरी। नेक्स्ट है वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ओके, जैसा कि मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया था। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्यों होते हैं? और बहुत सारे कंपाउंड्स डायामैग्नेटिक होंगे, कुछ पैरामैग्नेटिक होंगे। डाया का मतलब देखो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। ओके, स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, वो जो अट्रैक्ट होते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट बाय दी मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद कैसे करेंगे? डी फॉर डाया, डी फॉर दूर। ओके, ऐसे याद रख लो, डी फॉर डाया, डी फॉर दूर। इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक। पी फॉर पैरा, पी फॉर पास, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के पास आते हैं। ऐसे याद रख लीजिए, याद हो जाएंगे परमानेंट। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कुछ कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक क्यों हैं और कुछ कंपाउंड डायामैग्नेटिक क्यों हैं। ओके, इसकी कुछ बेसिक लिमिटेशंस थी। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए आगे बहुत सारी थ्योरी आई। वो थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस लिए दी गई? क्योंकि वर्नर की थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस है जो अभी मैंने आपको करवाई। तो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई, जिनमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, लिगेंड ऑर्बिटल थ्योरी आई, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। लेकिन यहाँ इस टॉपिक में केवल हम क्या करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे। बहुत सारी थ्योरीज आई एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ बेसिक ये दी किसके द्वारा, कौन साइंटिस्ट ने दी थी इसको? पोलिंग। याद रखना, यहाँ कभी पूछा तो जाता नहीं है वैसे। इट वाज गिवन बाय दी पोलिंग। ओके, वही पोलिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल जिसने बनाई थी। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स क्या हैं कि मेटल लिगैंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द लिगैंड टू मेटल। ये थ्योरी कहती है कि मेटल और लिगैंड बॉन्ड इसलिए बनते हैं, मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्ड इसलिए बनते हैं कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और मेटल एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि
डोनेशन का काम लिगेंड करता है और एक्सेप्ट का काम कौन करता है? मेटल। ये तो पहले से भी पता था हमें। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड मेटल शुड हैव द नेसेसरी नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। कि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इसके लिए ज़रूरी है कि मेटल के पास ज़रूरी मात्रा में वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। मान लीजिए, और ये कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए? उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। याद रखना कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और कितनी मात्रा में वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। यानी कि जितने वो यूनिडेंटेड लिगेंड्स आ रहे हैं उतनी ही मात्रा में, उतनी ही संख्या में वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए किसके पास? मेटल के पास। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो दिए जाएंगे लिगेंड के द्वारा उनको एक्सेप्ट करने के लिए मेटल के पास ज़रूरी मात्रा में वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। When a ligand approaches to the metal, hybridization take place in metal orbitals to form the equivalent orbitals of definite geometry। कह रहा है कि जब एक लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए मेटल की तरफ अप्रोच करता है, मेटल की तरफ बढ़ता है, तो मेटल के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। कौन से ऑर्बिटल्स में? मेटल के S, P और D, इन टाइप के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन आपने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, 11th में आया था, वहाँ हम वो डिस्कस हम नहीं करने वाले हाइब्रिडाइजेशन। तो कह रहा है कि जब एक लिगेंड अप्रोच करता है, मेटल की तरफ बढ़ता है, तो मेटल के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन किन के बीच में? sp_d और f ऑर्बिटल्स के बीच में। और हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट, हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी निश्चित ज्योमेट्री रहेगी। यानी कि जब एक लिगेंड अप्रोच करेगा, मेटल में हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन के कारण इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे एक जैसी शेप के, और उनकी एनर्जी भी सेम रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के कारण हमेशा क्या बनते हैं? इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी भी सेम रहती है, और डेफिनेट ज्योमेट्री के ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी कि ये किसके प्रभाव के कारण हाइब्रिडाइजेशन होती है? लिगेंड जब अप्रोच करता है तो लिगेंड के प्रभाव के कारण हाइब्रिडाइजेशन होती है। कहाँ होती है हाइब्रिडाइजेशन? मेटल में, मेटल के ऑर्बिटल्स में। कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? sp_d, ये टाइप के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी जो लिगेंड आने से हाइब्रिडाइजेशन हुई, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ? लिगेंड के फुली फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ। मेटल वाले तो वैकेंट रहेंगे भाई मेटल के फुली फील्ड हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेशन होगा? तो मेटल के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और लिगेंड के पास फुली फील्ड है। जब वो अप्रोच करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, ओवरलैप करने के कारण इनमें कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ओवरलैप के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के कुछ पार्शली आ जाता है। ठीक है, ओवरलैप कर लेंगे तो इस ओवरलैप्ड एरिया में क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। और जहाँ क्या होगा? जहाँ लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होने वाली है वो कौन डिसाइड करेगा, कौन डिफाइन करेगा? वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन से पता लगेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यदि टेट्राहेड्रल आती है, sp3 आती है, तो शेप कैसी रहेगी? टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। dsp² हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब dsp² हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप कैसी रहेगी? स्क्वायर प्लेनर। एक होती है sp3d, sp3d², एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और ऐसी ही शेप, एक ऐसी ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है d² sp3। ये
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा। वो हम आगे बताएंगे जब इनकी एप्लीकेशंस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन है, तो शेप कैसी रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। तो जी मुझे 5वें पॉइंट में समझ में आया कि जी शेप जो मॉलिक्यूल की है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करती है। हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 है तो शेप टेट्राहेड्रल रहेगी, और यदि dsp2 है तो शेप उसकी स्क्वायर प्लेनर रहेगी। sp3d2 और d2 sp3 है तो उस मॉलिक्यूल की शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगी। राइट बच्चों, तो जल्दी से मैं एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड टू द मेटल। कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड इसलिए बनता है कि जी इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के द्वारा डोनेट किए जाते हैं और मेटल एक्सेप्ट कर लेता है उनको। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड के द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ग्रहण करने के लिए मेटल के पास ज़रूरी मात्रा में वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जितना उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। राइट, यानी कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल्स उसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन ए लिगेंड अप्रोचेस टू द मेटल, जब एक लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, मान लीजिए एक ये रहा, ये एक लिगेंड है, ये मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है, आ रहा है, इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो इस मेटल में क्या होने वाला है, मेटल के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। क्यों हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट लेने के काम आएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेने के काम आएगा। मतलब सेम यही है कि यदि हम किसी के घर जाते हैं तो आगे वाला जो है इंसान अपने घर में तैयारी कर लेता है गेस्ट के लिए, वह अपने रूम्स अवेलेबल करता है ताकि गेस्ट वहाँ बैठ सके आराम से। तो ऐसे ही सेम बात यही होती है कि लिगेंड गेस्ट होते हैं, ये होस्ट होता है। तो जब ये लिगेंड इसकी तरफ आते हैं तो इसमें अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स, अपने रूम्स को अवेलेबल करने की तैयारियां चल जाती हैं, और ये अपने और वो तैयारी वो कैसे बनाते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स, आपस में हाइब्रिडाइजेशन के कारण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में होगी, हाइब्रिडाइजेशन के कारण वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। राइट, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द इम्पिटी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम, मेटल के एटम इम्पिटी जो है, खाली है, वैकेंट जो है, और लिगेंड के तो पास भरे ही मिलेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप के कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और शेप शेप किस पर निर्भर करेगी, हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ये इनके आगे शेप रहेगी। ठीक है बच्चों।